जय हिंद साथियों। जैसा मैंने आपसे कहा था, मैंने वादा किया था कि आपको सारी फिजिक्स 3 महीने में प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं हाजिर हो चुका हूँ आज एक वन शॉट वीडियो लेकर। पूरा चैप्टर 9 जो अपने पास है, पृथ्वी का चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ, इसका इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट वीडियो आज ही आपको मिल जाएगा। फिर कल के बाद से आप देखेंगे 10वें चैप्टर के बारे में। तो आज इस अध्याय पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो इधर मैंने लिख दिए ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। जो जो चीज़ें पढ़नी वो आपके सामने है। ये अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जीरो से भी हैं तो मेरे साथ चलकर आप सीधे 95+ मार्क्स अभी भी गेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आज क्या पढ़ना है इस अध्याय में, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि अगर आप वन शॉट पढ़ रहे हैं तो आप उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे पहले हम पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में, चुंबकीय व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप जाकर देखेंगे चैप्टर नंबर 7 में, तो पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में, क्योंकि वहीं से मैग्नेटिज्म स्टार्ट हुआ था। तो मैंने आपसे कहा था मैं मैग्नेटिज्म जहां से स्टार्ट हो रहा है तो पृथ्वी से ही स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले देखो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन पृथ्वी के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये भी मैंने वहीं पर बता दिया था। फिर यहाँ पर आज थोड़ी सी डिस्कस फिर से करेंगे पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी का चुंबकत्व और इसकी उपस्थिति के बारे में तथ्य जो दिए गए थे। मतलब पृथ्वी के अंदर चुंबक है अगर, तो उसका चुंबकत्व मतलब उसका गुण भी होगा। और ये चुंबकीय जो गुण है ये कैसे महसूस कर सकते हैं, इसके बारे में हमें कोई तथ्य पता है कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आप ये देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय सुई का व्यवहार, कि अगर पृथ्वी के तल पर खड़े हो जाते हैं आप चुंबकीय सुई को लेकर तो वो कैसे व्यवहार करती है, इसके बारे में आप जानेंगे। आप जानेंगे कि सब हर किसी को ये पता होता है कि एक चुंबकीय सुई, जैसे आपको भी पता होगा, चुंबकीय सुई अगर ये है आप तो इसको देखेंगे तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। लेकिन जब आप डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण दिशा से हमेशा, अगर उत्तर की डायरेक्शन से पश्चिम की ओर 11.5 डिग्री इधर की ओर झुकी होती है, मतलब सीधे नहीं होती, ठीक ऐसे उत्तर दक्षिण हल्की सी ऐसे होती है, टिल्ट होती है। तो ये भी आप जानेंगे। तो इसके बाद आप पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो इस चैप्टर में आपको पढ़नी होंगी। जितनी भी परिभाषाएं हैं, मुख्य मुख्य परिभाषाएं पढ़ लेंगे। उनमें से कौन कौन सी हैं परिभाषाएं वो इधर दे रखी हैं। चुंबकीय अक्ष पढ़ेंगे, चुंबकीय निरक्ष पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसी में पढ़ेंगे भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बारे में। फिर इसी में पढ़ लेंगे आप नति कोण या नमन कोण, जिससे नति कोण या नमन कोण एक ही नाम होता है, और दूसरा दिक्पात कोण पढ़ेंगे। जब ये पढ़ लेंगे तो फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है। ये अभी चैप्टर का एंड नहीं हुआ है, दो चीजें इसमें और मैं आपको बता देता हूँ ऐड करके अभी से, ताकि आपके दिमाग में चलता रहे कि और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ, ये फर्स्ट नंबर आपको ये पढ़ना है, फिर आपको ये भी पढ़ना है, ये पढ़ेंगे आप। इसके बाद ये पढ़ेंगे, इनके बाद आपको इनके बारे में जानकारी पानी है। जब ये सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी तो ये भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर ये सेम बन गया है ना, मतलब इसकी जगह में कुछ और रहा होगा, तो वो क्या रहा होगा वो मैं आपके सामने इधर लिखता हूँ। लेकिन ये चैप्टर पूरा आज ही कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखना, अगर वीडियो पे आए हो तो पूरा वीडियो आप यहाँ से देख कर ही जाइए, और कोई भी सिंगल चीज इसमें नहीं छूटेगी। यहाँ पर आपको पढ़ना है पृथ्वी के चुंबकीय घटकों के बीच, घटकों के बीच संबंध। ठीक है, ये ऐड किया गया। एक और चीज इसमें आप पढ़ेंगे, वो आप पढ़ेंगे चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों के प्रकार। ये रहा आज का टॉपिक, जितना हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर मैंने लिख दिया।
उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप गई होंगी कि क्या क्या हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार से। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले आते हैं पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार कैसा है और ये क्या बताना चाहता है। देखो, इसमें जब आप आते हैं पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार में, तो ये बस केवल आपको दो लाइनें याद रखनी है कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है, या कह सकते हो हमारी पृथ्वी ऐसे व्यवहार करती है जैसे इसके गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक रखा हो। अच्छा, इसके बहुत से मत भी दिए गए थे। वो शायद मैं आपको बताऊं तो जैसे गिलबर्ट ने भी दिया था। गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में दिया था। उन्होंने ये कहा, समझाया था कि कहने के मत थे कि इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबक पाया जाता है। उन्होंने ये समझाया था कि जैसे कि एक ऐसले भी थे, ठीक, उन्होंने भी सुनाया था। और इसके बाद एक दो और मत थे, तो वो मत आपको नहीं जाने, बस आपको ये जानना है कि पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार कैसा है और कैसे पता चलता है। तो बस आप सीधे बता देंगे कि हमारी पृथ्वी ऐसा व्यवहार करती है जैसे इसके गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक रखा हो। बस ये बातें हो गई, पृथ्वी हमारी कैसे व्यवहार करती है, चुंबकीय व्यवहार। इसके तथ्य भी होंगे, वो आगे हम बता देंगे। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, हमारी पृथ्वी ऐसा व्यवहार करती है, करती है जैसे इसके गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक रखा हो। रखा हो, इसका एक बहुत फेमस मत है, तो मैं लिख देता हूं। इसका एक बहुत ही, देखो, ये काफी प्रचलित तथ्य है। ये एसलरे शायद ने दिया था। उन्होंने उन्होंने ये बताया था कि देखो, हमारी पृथ्वी के जो क्रस्ट वाला एक भाग है, ठीक है, क्रोड वाला भाग, सॉरी क्रस्ट नहीं, क्रोड वाला, क्रोड मतलब आंतरिक भाग। समझना जरा, हमारी पृथ्वी जैसे कि ये बॉल है, और कहा गया इसके क्रोड का ताप बहुत ज्यादा होता है, ये सबको पता है, ठीक है। अब जब बहुत टेम्परेचर होगा पृथ्वी के अंदर, ये बॉल समझो, बॉल अपनी पृथ्वी, इसके अंदर जैसे जैसे ये, जैसे कि ये पृष्ठ है, पृथ्वी के तल से अंदर की ओर जाओ उसके केंद्र की ओर, तो केंद्र पर बहुत भयंकर ताप है। और ये क्रोड होता है बीच का भाग, वहां बीच का भाग क्रोड, तो वहां का ताप बहुत ज्यादा है। तो वहां पर जो धातुएं पाई जाती हैं वो इस रूप में पाई जाती है कि जैसे वो लिक्विड हो, ठीक, द्रव फॉर्म में। अगर वो द्रवित है, अब समझना जरा, अब हम ये समझते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने घूर्णन अक्ष के अनुदिश घूम रही है, घूम रही है। अगर समझो जरा, अपनी पृथ्वी अगर घूमे तो इसके अंदर भरा लिक्विड भी क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा। और एक बात समझो जरा, जब ये घूमते हैं तो बताया गया था कि ये जो ये मत है, इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि आप समझें कि ये जो धातुएं पिघली हुई हैं, ये आयनित अवस्था में है। कैसे, इनके जो कण कैसे अवस्था में है, आयनित अवस्था में। अब आयन कैसे होते हैं, धन आयन ऋण आयन, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। और जब ये मूव करते हैं, ये जब मूव करते हैं, तो बताइए, जब चलते हैं और जब आयन चलेंगे, धनावेश ऋणावेश होते हैं ना, तो धन आयन और ऋण आयन, ठीक है। तो जब ये चलते हैं तो धारा बनती है, जिसकी वजह से क्या बन के तैयार हो जाता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, समझे। तो ये बहुत फेमस मत है, तो आप इसको याद रखिए कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर धातुएं द्रवित अवस्था में है और आयनित है, आयनित है। जो उनके कण हैं वो कैसे हैं, आयनित है, ठीक है। तो ये बात याद रखना,
छोटी छोटी बातों को आपको टिक कर लेना है। आयनित, ठीक है, धातु में जो है द्रवित है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, द्रवित है। और जब पृथ्वी, और चूंकि पृथ्वी पृथ्वी अपने अक्ष के अनुदिश घूर्णन गति करती है, घूर्णन गति करती है, जिससे ये द्रव भी गति करता है, जिससे इस द्रव में लिखते हैं, इस द्रव में हलचल होती है और धारा बनती है, जिससे पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र, जिससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, ये बात, ये बहुत फेमस मत है, आप इसको ध्यान में रखिए। और बाकी गिलबर्ट ने भी दिए थे और कई दिए थे। जैसे एक ये मत है कि देखो, अपने पृथ्वी के ऊपर कई मंडल पाए जाते हैं, उसमें एक आयन मंडल भी पाया जाता है। तो एक मत ये भी है कि अगर पृथ्वी, अपने बॉल को पृथ्वी मान लो, तो इसके आसपास वायुमंडल है पूरा। वायुमंडल में एक नाम भी सुना होगा, आयन मंडल। और कहते हैं कि जब ये घूर्णन अक्ष करती गति करती, घूर्णन गति करते अपने अक्ष के परिता, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है कि नहीं, तो वहां पर क्या होता है कि वो आयन मंडल भी घूमता है। और जब आयन मंडल घूमता है तो आयन मंडल में धनायन ऋण आयन मिल जाएंगे। तो उससे क्या होता है, फिर उससे बनता है क्या, धारा, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र। तो ये कई हदों तक सही माने गए थे। ठीक है, तो गिलबर्ट वाला एक मत याद रखना, गिलबर्ट का मत नहीं माना गया था, इसकी वजह से मैं वो नहीं लिख रहा, ये जरूरत का था, ये मैंने लिख दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जानेंगे आगे कि पृथ्वी का चुंबकत्व और उसकी उपस्थिति के बारे में। आप ये जान चुके हैं कि पृथ्वी में चुंबक का गुण तो पाया जाता है। और सुनो जरा, चुंबकत्व क्या होता है, ये बात समझो जरा। चुंबकीय गुण को, चुंबकीय गुण को चुंबकत्व कहते हैं। बस ये बातें याद रखिए। अगर आपसे कोई पूछे चुंबकत्व क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि चुंबकीय गुण है जो, उसी का नाम क्या होता है, चुंबकत्व। अब आगे बात करते हैं इसकी उपस्थिति के बारे में, तथ्य। हाँ, तो इसकी उपस्थिति के बारे में 3 तथ्य होते हैं, वो तीनों आप एक एक करके जान लीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, और ये 3 नंबर, तीनों आप सीखिए सर। देखिए, पहला क्या है, पृथ्वी पर चुंबकीय सुई का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। ये है पहली बात। ठीक है, पहला काम क्या है कि पृथ्वी पर चुंबकीय सुई का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। ये बात का सत्यापन देता है कि हाँ, पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं चुंबक है और उसका अपना चुंबकीय गुण है, जिसे हम चुंबकत्व कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, तो आपको चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 डिटेल्स में आपको पढ़ना चाहिए। वहां पर इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी कि कैसे आप समझेंगे। दूसरा क्या है, पृथ्वी पर निश्चित दिशा में, दिशा और उत्तर दक्षिण, गड़े लोहे की रॉड का चुंबक बन जाना।
चुंबक बन जाना, ये ठीक है। और इसके बाद क्या है, पृथ्वी पर उदासीन बिंदुओं का मिलना। बिंदुओं का मिलना, ये चीज है। अगर मैं आपसे यहीं पर एक नोट पॉइंट कर दूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं, नोट इस जगह पर, कि अगर पृथ्वी पर चुंबक है तो पूछा यह जा सकता है कि पृथ्वी के जो चुंबक है उसकी ध्रुव किस डायरेक्शन में है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव, तो आप बोलेंगे दक्षिण दिशा में। किधर है तो आप बोलेंगे दक्षिण दिशा में। और अगर मैं बात करूं पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, तो ये किस डायरेक्शन में आप बताएंगे, उत्तरी दिशा में। किसी चुंबक में टोटल दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो पृथ्वी का जो चुंबक है उसके पृथ्वी के अंदर जो पाया जाता है उसका बताओ कितने ध्रुव होंगे, दो ध्रुव होंगे, उत्तर और दक्षिण। पर उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिण डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो किस दिशा में है बता दो, उत्तर दिशा में है या उत्तरी दिशा में। अब आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, इनके डिटेल्स में जाना है तो आप पीछे जा सकते हैं। ये भी एक याद रखना, इसमें निश्चित दिशा पूछी जाती है, वो उत्तर और दक्षिण में। और 36 गाड़ना है, ऐसे आपको ऐसे मत गाड़ देना। कुछ समय बाद आप इसको निकाल कर देखेंगे तो लोहे की रॉड पर क्या आ जाता है, चुंबक का गुण आ जाता है। मतलब समझो, अगर ये लोहे की रॉड है, ये पहले लौह कणों को आकर्षित नहीं कर सकता, लेकिन अगर पृथ्वी के नीचे इसको आप यूं गाड़ दें, उत्तर और दक्षिण डायरेक्शन में ऐसे गाड़ देते हैं, और कुछ समय बाद इसको आप निकालते हैं तो आप देखेंगे ये पास में रख के लौह कणों को आकर्षित कर लेता है। लेकिन ये गुण भी क्षणिक होता है, जब निकालेंगे तो आप देखेंगे उस समय चिपका लेगा, बहुत समय तक नहीं रह पाता, क्योंकि ये प्राकृतिक चुंबक इतना मजबूत नहीं होगा होता है। या ये बातें याद रखना। अब तुम्हें क्या करना है, ये इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़नी, वो परिभाषाएं क्या क्या पढ़नी आप देखते रहिए। यहाँ पर एक चित्र बना है, इस चित्र के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। देखो, सबसे पहला काम आपको पढ़ना है चुंबकीय अक्ष क्या होता है। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए। हम पढ़ेंगे चुंबकीय अक्ष क्या होता है। ठीक है, फिर चुंबकीय निरक्ष क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे भौगोलिक या में उत्तर क्या होता है। फिर चुंबकीय या में उत्तर क्या होता है। ऐसे लिखा होता है, ठीक है, या में उत्तर। इस तरह से, तो ये इतनी, इस चित्र से इतनी चीजें आपको पढ़नी है। पर यहीं पर मैं आपको चीजें ये तो बता दिया मैंने, कितनी डेफिनेशन पढ़नी, महत्वपूर्ण परिभाषाएं ये पढ़नी है आपको। ये अगर ये महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करते हैं तो ये है आपके पास परिभाषाएं जिनको आपको पढ़नी है। ये 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 और ये। पर यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट आप याद रखिए, ये पूछा जाता है नोट। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर पृथ्वी पर, जो मैंने पहले ही बताई थी स्टार्टिंग में बातें, अगर याद होंगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे। अगर मैंने कहा कि चुंबकीय सुई को पृथ्वी के ऊपर लाकर ऐसे खड़ा कर दो, रख ऐसे छोड़ दो, वो किधर ठहरेगी, तो आप कहना उत्तर और दक्षिण दिशा में। ये मान्यता है, एग्जैक्ट उत्तर और दक्षिण दिशा में नहीं ठहरती। आपको याद रखना है
जो भौगोलिक मतलब पृथ्वी में जो उत्तर और दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाएं बनाई गई हैं, उनमें जो चुंबकीय सुई होगी वो हमेशा जो उत्तर और दक्षिण है ना, जैसे ये ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण है, तो इससे उत्तर से पश्चिम की ओर ऐसे कुछ टिल्ट होती है, और इसके बीच एंगल 11.5 डिग्री का होता है। कितने का? 11.5। ये इधर लिखा भी है, ये आपको ना चित्र दिखेगा तो मैं इधर समझा दूंगा, लगभग दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी तल पर चुंबकीय सुई सुई के सुई का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के या भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के बीच पृथ्वी तल पर चुंबकीय सुई लिखना था, यहाँ क्या लगी? सुई के उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के बीच 11.5 डिग्री का कोण बनता है। कोण बनता है मतलब आप याद रखिए, अगर आपसे कोई एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है चुंबकीय सुई की, तो आप ये बताएंगे कि देखो ये भाई साहब ये चुंबकीय सुई है ना, ये ऐसे नहीं होगी, हल्की सी ऐसे होगी, ऐसे नहीं होगी, हल्की सी ऐसे टिल्ट होती है। ये बात ध्यान रखना। कितना मुड़ी होती है? तो आप बताएंगे 11.5 डिग्री या 11.5 अंश, ऐसे बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। जो ये चुंबकीय सुई का व्यवहार होता है पृथ्वी तल पर, तो वो आप देख सकते हैं कि चुंबकीय सुई पृथ्वी तल पर जब आती है तो वो पृथ्वी के उत्तरी और जो भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है ना, या दिशा है, उनसे वो 11.5 डिग्री पर झुकी होती है। ये देखो, आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ो, जो डेफिनेशन मैंने लिखी वो इधर है और आप पढ़ते जाइए क्या क्या है। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आप इनको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। अगर मैं पहले बात करता हूं चुंबकीय अक्ष की, तो आप देखिए जरा, ये जो पॉइंट है ना, ये चित्र जो है ना बहुत गंदा चित्र है, लोगों के हिसाब से बड़ा गलत लगता है। देखो जरा ध्यान से समझना, ये चुंबकीय सुई है, इसका ये एन है और ये एस है, और इधर क्या लिखा है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। देख सकते हो? बताओ, ये एन साइड इधर है चुंबकीय का, लेकिन इधर जो लिखा है वो लिखा है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। सोच सकते हो? बताओ, एन फॉर क्या होता है? बताओ, नॉर्थ। पर नॉर्थ मीन्स क्या होता है? उत्तर। पर यहां पर क्या लिखा है? दक्षिणी ध्रुव। पर सोचो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इसका मेन कारण ये है कि ये भाई साहब जो चुंबक है ना, ये चुंबकीय सुई है। ये क्या है बताओ? ये चुंबकीय सुई है। हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? बताओ, पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में। और आपको मैंने समझाया था चैप्टर नंबर 7 में ही कि देखो, अगर ये एक डिवाइडर है, अभी समझ लीजिए जरा, एक यहां पर कोई एक क्षण चुंबक है, मान लो इसका एन साइड इधर है, एस साइड इधर है। अगर मैं एक और चुंबक लेकर आ जाऊं और मैं इधर ही रख दूं ऐसे, इस व्हाइट वाले का, जिसका एन साइड इधर है, एस इधर, क्या ये ऐसा पॉसिबल है? जल्दी बताओ। नहीं पॉसिबल। मैंने सिखाया था ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चुंबक क्षण चुंबक पलट जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट ध्रुव के साथ चिपक जाएंगे, ये दूर हट जाएंगे। मतलब ये वो कि ऐसे ये नहीं रह सकते। तो आप क्या समझे? बस इतना बताओ कि अगर एक चुंबक नीचे है और एक चुंबक ऊपर है, तो इनके सेम ध्रुव एक तरफ नहीं हो सकते। तो क्या आप ये समझ नहीं सकते कि अगर ये रेड वाले का एन और एस है ऊपर, तो जो नीचे होगा इस लेयर के, इस लेयर के, उसका इधर वाला एस होगा, इधर वाला एन होगा। अब ये चुंबक देखो आसानी से रह पाएंगे। देखो जरा, अब इन दोनों में क्या कैटेगरी होगी? ये दोनों राइट हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। इनकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। आप समझते चलें। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको कि ये देखो, पृथ्वी के ऊपर चुंबकीय सुई अपने पास में है,
लेकिन पृथ्वी के अंदर भी एक चुंबक है, ये हम लोग जान चुके हैं। पृथ्वी के अंदर चुंबक है, उसके कई तथ्य हैं, 3 तथ्य, वो तीनों तथ्य हम जान चुके हैं। अगर वो डिटेल में जानना, चैप्टर नंबर 7 में चले जाइए, 1 घंटे क्लास है, उसको आप अटेंड कर लीजिए, क्योंकि अगर ये वन शॉट करना है तो बहुत टाइम हो जाएगा, और जल्दी जल्दी बोर्ड एग्जाम की वजह से पढ़ाया भी जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब दो चुंबक, एक नीचे है एक ऊपर, देखो ऊपर वाले का अगर मैं कह रहा हूँ इधर एन है और इधर एस है, ये एन है और ये एस है, तो इसके नीचे जो होगा इसका अपोजिट होगा ना, इसका अपोजिट। तभी देखो चुंबकीय सुई का ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। तो देखो ये चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव है, तो ये किसका दक्षिणी ध्रुव होगा? इधर क्या होगा बताओ, अगर इधर एन साइड है चुंबकीय सुई का, अगर चुंबकीय सुई का इधर एन साइड है, तो जो पृथ्वी का चुंबकत्व होगा उस तरफ उसका कौन सा होगा? साउथ वाला। इसी वजह से जो एन है उधर ये दक्षिणी होता है, और जिधर एस होता है उधर उत्तरी होता है। अब यहाँ पर समझिए जरा, अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये और ये पॉइंट, एक है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, एक है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, और दूसरा है इधर चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ये पॉइंट है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, और ये वाला पॉइंट है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। अगर मैं ऐसा करूं कि इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा खींच दूं, अगर मैं इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा ऐसे से खींच दूं, ध्यान रखना है आपको कि ये जो मैंने रेखा खींची है, ये लो ब्लैक से कर दे रहा हूं, तो बताओ ये कौन सी रेखा है? तो आप बोलेंगे ये वो रेखा है जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है, और इसी रेखा को हम बोलते हैं चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। याद रखेंगे आप कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चलो इधर मैं लिखता हूं, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरीय ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो क्या समझे आप? आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, दोनों को मिला दो, जो रेखा होगी वो चुंबकीय अक्ष होगी। अब एक बात समझिए जरा, अक्ष और निरक्ष, अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये 90 डिग्री पर है कि नहीं, ये लाइन, ये जो डैश डैश है, और अगर मैं इसको मिला दूं इस लाइन को, तो ये जो लाइन है ना, इसका नाम होता है चुंबकीय निरक्ष। ठीक है। अब एक और बात है, अगर मैं पूछूं चुंबकीय निरक्ष क्या है, तो ध्यान से अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ पर एक और चीज है, ये देखो ये जो है ना पृथ्वी तल पर ये सीधे चुंबकीय सुई खड़ी है कि नहीं? खड़ी है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये बना सकते हो कि जिन जिन दो स्थानों पर या जिन दो बिंदुओं पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाती है, उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। समझ गए? ये दूसरी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए कि जिन दो बिंदुओं पर, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, जिन दो बिंदुओं पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाती है, अब ये 11.5 नहीं देखना, इसको लंबवत ही मानना है, इनको मिलाने वाली रेखा ही चुंबकीय अक्ष कहलाती है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगी? चुंबकीय सुई समांतर हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहां पर चुंबकीय सुई समांतर हो जाती है या क्षैतिज हो जाती है, उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय निरक्ष कहलाती है। तो क्या लिखेंगे? जिन दो बिंदुओं पर
जिन दो बिंदुओं पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के समांतर या क्षैतिज हो जाती है, हो जाती है, उनको मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा रेखा को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। अच्छा, ये चैप्टर भी ऐसा है जिसमें थोड़ी सी याद करने की चीजें ज्यादा हैं। ठीक है, तो आप इसको याद भी करते रहिएगा। ये मैं समझा तो दे रहा हूँ, साथ साथ में इसमें याद करने की चीजें ज्यादा हैं, क्योंकि ये याद करने से ही बनता है। बस ये यहाँ पर मैंने समझा दिया तो आपको आसान लगने लगा, तो ये काम हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, बाकी आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी इस चैप्टर में, क्योंकि ये याद करने वाला सेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है। ये भी बिल्कुल आसान है। चीजें आपको जैसे मैंने बता दी, इसमें याद करने वाली हैं तो याद करने वाली हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ भौगोलिक यामोत्तर क्या है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरीय ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये दो पॉइंट अगर आप याद रखते हैं ना, तो सारी चीजें आपकी आसानी से खत्म हो जाएंगी। इन्हीं दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, जैसे कि आप मान लो भौगोलिक पढ़ रहे हो तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। अगर चुंबकीय यामोत्तर पढ़ रहे हो तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। इन्हीं दोनों को याद रखना है आपको। अब सुनो जरा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाला जो अभिलंबवत तल होता है या लंबवत तल होता है, वो काल्पनिक तल होता है। जो लंबवत तल होगा वो तल ही कहलाता है यामोत्तर। क्या कहलाता है बोलो? यामोत्तर। अब अगर भौगोलिक यामोत्तर की बात हो जाए तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, या ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा से अभिलंबवत गुजरने वाले तल को हम क्या कहेंगे? भौगोलिक यामोत्तर। वैसे ही चुंबकीय यामोत्तर। एक मैं लिखता हूं, फिर मैं और अच्छे से बताता हूं। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, रेखा से होकर गुजरने वाले, से होकर गुजरने वाले अभिलंबवत तल को, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं चुंबकीय यामोत्तर, देखो जरा इसमें कहाँ है भौगोलिक यामोत्तर, उसके बारे में जान लो। अगर मैं आपसे कहूं कि देखो ये जो रोटेशन बनेगी ना, ये इसका मतलब है पृथ्वी ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे ऐसे इधर की ओर घूमेगी घूमेगी, ये घूर्णन अक्ष है। अब देखो जरा, अगर आप जानते होंगे तो ये आपने सीखा होगा कि अगर पृथ्वी, ये किसी तल पर पृथ्वी के भौगोलिक जो दिशाएं हैं वो दर्शाते हैं, तो इस तरफ पूर्व दर्शाते हैं, इधर पश्चिम, और ऊपर उत्तर,
और नीचे दक्षिण दर्शाते हैं। तो अब समझो जरा, ये भौगोलिक दिशाएं हैं। अब मैं आपसे ये बात करूं कि बताओ उत्तर किधर होगा, तो ये है पॉइंट उत्तरी ध्रुव, है ना। ये भौगोलिक स्थिति है, तो यहाँ पर जो ध्रुव होगा, इस ध्रुव का नाम आप देंगे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ये देखो लिखा है कि ये जो पॉइंट है, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पर जो ये पॉइंट है, इसका नाम है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। अब इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है ना, ये जो रेखा है, ये, अब इनके जो ये जो लाइन है ना, जैसे ये ऊपर उत्तर, ये दक्षिण, अब इन दोनों के जो लंबवत तल होगा, ये इधर की ओर जो तल होगा लंबवत वाला, इनसे 90 डिग्री पर, ये एक लाइन हो गई, इनसे 90 डिग्री पर ऐसे होगा, तो यहाँ का ये जो तल होगा ना, ये तल कहलाता है, क्या कहलाएगा बताओ, भौगोलिक यामी उत्तर। समझ आया। तो आपको ये बातें याद रखनी है और चित्र के हिसाब से समझते भी चलना है कि इन दो बिंदुओं को जो ये लाइन मिला रही, ये जो रेखा है, इसके जो लंबवत तल होगा, जो लंबवत होगा तल, वो तल क्या कहलाएगा, भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ चुंबकीय यामोत्तर का, तो चुंबकीय ध्रुव जो है, जैसे कि आप समझेंगे, ये है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और ये है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। इनको मिलाने वाली जो रेखा है, ये इससे इससे होकर गुजरने वाले अभिलंबवत तल का नाम चुंबकीय यामोत्तर हो जाएगा। बस बिल्कुल आसान है। हम क्या लिखेंगे, चुंबकीय, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाले को मिलाने वाली रेखा। से होकर गुजरने वाले अभिलंबवत तल को, गुजरने वाले अभिलंबवत तल को क्या बोलेंगे हम लोग, चुंबकीय, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। तो इस तरह से आप ये दोनों चीजें जान जाएंगे। बस इसमें क्या करना है आपको, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव याद रखने हैं, और अगर चुंबकीय का है तो चुंबक के हिसाब से लगा लेना है, और अगर भौगोलिक है तो भौगोलिक शब्द लगा लेना है। और जो दोनों को मिलाने वाली रेखा के जो अभिलंबवत तल होगा ना, वही तल कहलाता है याम्योत्तर। अगर भौगोलिक है तो भौगोलिक याम्योत्तर, और अगर चुंबकीय है तो चुंबकीय याम्योत्तर। इस तरह से ये पूरी चीजें क्लियर हो जाती है। अब आगे पढ़ेंगे कुछ और डेफिनेशन जो आपको पढ़नी चाहिए थी। ये देखो, ये बहुत बार पूछी गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। सारी डेफिनेशन अब तक जितनी पढ़ी वो एक तरफ, ये मात्र दो डेफिनेशन एक तरफ, यहीं से इस चैप्टर के स्टार्टिंग मान सकते हैं आप, क्योंकि पीछे वाले तो बिल्कुल रैंडम छोटी छोटी चीजें थी, वो नहीं पूछता है। जो अब जितना बचा है, वही चीजें ऐसी हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। तो कृपया इन्हें ध्यान से पढ़िए। जो पीछे पढ़ा वो तो जल्दबाजी में आपने छोटे छोटे करके पढ़ लिया, क्योंकि वो बहुत एक एक लाइन की थी। जो चीजें ये हैं, ये बहुत काम की है। तो इनमें आपको सीखना है और इनमें आपको समझना है। सुनिए जरा, नति कोण या नमन कोण क्या होता है, क्या आप इस चुंबकीय सुई को ध्यान से समझिए जरा। अगर आप चुंबकीय सुई को धागे से बांध के लटका दें, चुंबक, ये जो चुंबकीय सुई, जैसे यह है चुंबकीय सुई, देखो ये लटकी हुई है इससे। अब ये लटकी हुई तो ऐसे ना रुकेगी, वो हल्की सी टिल्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर चुंबकीय सुई, ये आप ऐसे है, ऐसे, ये लो, और यहां से आपने क्या किया, इस जगह से चुंबकीय सुई को बांधना शुरू किया, तो आप देखेंगे कि जो चुंबकीय सुई है वो कुछ यूं हो जाएगी। अगर चुंबकीय सुई को देखेंगे तो कुछ ऐसे मुड़ जाती है। मतलब ये हुआ कि जो चुंबकीय सुई ऐसे हो जानी चाहिए, तो वो ऐसे नहीं होती, हल्की सी ऐसे तिरछा होकर रुकती है।
चुंबकीय सुई अगर बांध के लटका दो तो ये स्वतंत्र होगी, तब ये हल्की सी ऐसे मुड़ जाती है, क्षैतिज ये डायरेक्शन है, क्षैतिज से हल्की सी झुक जाती है। तो देखो ये क्षैतिज से हल्की सी झुकी है, झुकी है। तो ये जो आप देख रहे होगे ये झुका दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो लाइन है ये क्षैतिज रेखा होती है, ये क्षैतिज दिशा कह सकते हो। और अगर मैं आपसे बात करता हूं इसकी, तो ये चुंबकीय अक्ष होती है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र भी चुंबकीय सुई की जो अक्ष है उसी के अनुदिश होता है, ये भी याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र भी, ठीक है। तो अब यहां पर समझे जरा, ये जो इन दोनों के बीच का एंगल आपको नजर आ रहा होगा थीटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल नजर आ रहा है थीटा, चुंबकीय सुई है, तो ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये जो थीटा, ये जो थीटा है यही कहलाता है नति कोण या नमन कोण। अच्छा समझो जरा, नति का मतलब ही होता है झुकाव, नति का मतलब होता है झुकाव, समझे, कि मतलब थोड़ा सा टिल्ट होना, वही है नति। या नमन का मतलब आप खुद समझो जरा, नमन मीन्स क्या होता है, नमन करते हैं आपको भाई साहब, नमन करते हैं इसका मतलब क्या, झुकते हैं। तो जो एंगल झुकने वाला होगा ना, जैसे 36 इसकी डायरेक्शन से ये इतना झुकी, तो इनके बीच कितना झुकी, ये जो कोण है ना यही कहलाता है नति कोण या नमन कोण। तो बताओ इसकी डेफिनेशन तो आपको सामने नजर आ ही रही होगी चित्र के हिसाब से। क्या लिख सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता लिख देते हैं अपने गुरुत्व केंद्र, अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई पृथ्वी के क्षैतिज, क्षैतिज दिशा और अपने चुंबकीय अक्ष, अपने चुंबकीय अक्ष, अक्ष के बीच जितना कोण बनाती है, उसे नति कोण या नमन कोण कहते हैं। ये मैंने अपनी भाषा लिख दी, बिल्कुल सरल भाषा है, देखो जरा भाई साहब, ये क्षैतिज दिशा है, तो आप इसको दूसरी डायरेक्शन में कैसे कह सकते हो, दूसरी भाषा में आप कह सकते हो अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई क्षैतिज अक्ष या क्षैतिज दिशा और चुंबकीय दिशा या क्षैतिज अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच जितना कोण बनाती है उसी का नाम नति या नमन कोण होता है। ये मैंने लिख दिया, आसान है, समझ आइए, ये क्षैतिज दिशा और ये चुंबकीय दिशा या चुंबकीय अक्ष, इनके बीच जितना कोण बने वो नति कोण या नमन कोण होता है। और थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ये लिख लेना, ठीक है, थीटा से प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर लिख दूं मैं थीटा, थीटा कहते हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी दिक्पात कोण। अच्छा दिक्पात कोण कहाँ बनता है, तो वो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनता है। तो याद रखना, चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर और ये अगर हटाना चाहते इतना हटा भी दो, सीधे लिख दो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को
कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ये रहा आपके पास दिक्पात कोण की जो डेफिनेशन है, वो मैंने आपके पास लिख दी। क्या होता है, अगर आपके पास ये कोई भौगोलिक यामोत्तर, ये तल देख रहे हैं, एक लंबवत तल, कौन से, जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के अभिलंबवत तल मान लो कि ये तल है। ठीक, समझ रहा हूं। मैं यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूँ, हो सकता है आपको आसानी से समझ आ जाए। आप इस तल को इमेजिन करिए इतना, ठीक है, और ये मान लो ये पूरा है, ठीक है, ये डैश डैश करके ये यहाँ से ऐसे है, और मान लो इसका नाम है चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। एक दूसरा तल है, ये, ठीक है, ये ऐसे। अब इनके बीच ये गैप जो बन रहा है ना, ये जो गैप आ रहा है, ये जो एंगल होगा वो दिक्पात कोण कहलाता है। ये वाला जो रेड वाला है, इसका नाम है चुंबकीय यामोत्तर। और जो ये है, ये भौगोलिक यामोत्तर। चलो, इस तरह से आप समझ जाएंगे कि इनके बीच जो कोण बनेगा उसका नाम क्या देंगे हम लोग, बोलते जाओ, दिक्पात कोण। समझ आई। देखो, अगर अपने पास दो है, एक ये है और एक ये दो तल होते हैं, पर ये तल बहुत दूर नहीं होते। जैसे मैंने कहा, एक ये तल है जिसका नाम है चुंबकीय याम्योत्तर, क्योंकि जो याम्योत्तर होते हैं वो तल होते हैं, अभिलंब तल मैंने पहले समझाया आपको। बस जैसे चुंबकीय यामोत्तर ढूंढना है, तो आपका ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और जो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाला जो अभिलंबवत तल होता है, वो तल क्या कहलाता है, चुंबकीय यामोत्तर। और अगर इसी तरह भौगोलिक यामोत्तर है, तो वो जो दोनों तल है ना, उन दोनों के बीच जो कोण बनता है, उस कोण का नाम होता है दिक्पात कोण। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। इसके बाद अब चलते हैं आगे। अच्छा, एक बात समझिए जरा, यहीं पर मैं पहले ही बता दूं ताकि आपको टेंशन ना हो किसी तरह की। देखो जरा, ये है, ये समझो, ठीक है, और ये है अक्ष, ये है चुंबकीय अक्ष। इसका नाम अगर मैं देना चाहूँ तो क्या नाम मैं दे सकता हूँ, बताइए। इसका नाम है रेड वाली का चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष। और याद रखना, जहां चुंबकीय अक्ष होगी वही डायरेक्शन भी चुंबकीय क्षेत्र की मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन देखें, तो वो यही लाइन होगी अक्ष के अनुदिश। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी, ये लाइन, ये अक्ष ही क्या कहलाएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो अक्ष होगा, ठीक है। अब सुनो जरा, यहां से बातें आगे बढ़ती हैं। बताओ इसको, ये है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटकों के बीच संबंध। वो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से समझना। ये इस चैप्टर के डेरिवेशन की और न्यूमेरिकल्स की बुनियाद है। अगर आपको ये चैप्टर आता है, ये चैप्टर का ये डेफिनेशन, इस चैप्टर की ये जो डेरिवेशन है, अगर ये आपको आ जाता है, तो यकीन मानो कि इसके सारे न्यूमेरिकल्स लगभग और लगभग सब इसी से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यही एक है ही, और कोई नहीं यूज करने में आता है। तो ध्यान रखना, ये बुनियाद इस चैप्टर की, ध्यान से पढ़ें, सतर्क रहकर पढ़ें। अगर कुछ नहीं आता है तो एक बार दोबारा देख लेना। देखो, समझो जरा, अगर अभी अभी आप पढ़ के आए थे कि अगर अपने पास ये कोई एक तल है, जिसका नाम हम दे दे चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है, हो गया ये चुंबकीय यामोत्तर। और एक और तल था ऐसे, इनके बीच ये कोण थीटा बन रहा था, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं, ये सारी बातें छोड़ना सारा ध्यान से। अगर मैं कह दूं यहीं से चुंबकीय सुई के ये गुरुत्व केंद्र, मान लो ये चुंबकीय सुई यहां से लटकानी है आपको, तो चुंबकीय सुई अगर लटकाते तो वो हल्की सी टिल्ट होकर मुड़ती है कि नहीं, ऐसे कुछ, ऐसे, ऐसे मुड़ती है, ऐसे कुछ समझ पा रहे होंगे, ऐसे मुड़ जाती कुछ। तो जब ये मुड़ती है ना,
तो आपको ये समझना है कि ये यहाँ पर मान लो ऐसे, ये क्षैतिज डायरेक्शन है, ये क्षैतिज अक्ष की दिशा, ये क्षैतिज दिशा है, और ये चुंबकीय अक्ष है। तो ध्यान रखना, ये चुंबकीय अक्ष है और ये क्षैतिज अक्ष, इनके बीच जो बना कोण होता है वो नति कोण या नमन कोण कहलाता है। तो मैं ये सारी चीजें केवल एक लाइन के हिसाब से दिखाएंगे आपको। और यही जो ये जो अक्ष है ना, ये वाली अलग कलर कर दो, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, यही चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, मेन वाली पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये वाली होगी, ध्यान रखना इस बात को। और ये क्षैतिज अक्ष, ये है क्षैतिज अक्ष, इनके बीच ये एंगल जो थीटा है, ठीक है, नति कोण या नमन कोण। चलो आ जाओ, मैं इन्हीं को अब छोटी चीजें करके बनाता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो ये है अपने पास, ये है अपने पास, ये बनाया मैंने, ये बना दिया। यहाँ पर जो चुंबकीय सुई के हिसाब से अगर देखूं मैं, तो यहाँ से ये जो एंगल आएगा ये थीटा आएगा। चलो बना दिया ये थीटा, ये एंगल बन गया थीटा। अब समझना जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा ये कौन सी डायरेक्शन है ये, तो आप कहेंगे ये संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र बी अर्थ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ये मेन डायरेक्शन होगी। जैसे मैंने कहा था, चुंबकीय सुई अगर गुरुत्व केंद्र से लटकाओ, तो मेरे दोस्त ये जो चुंबकीय सुई थी वो कुछ यूं लटक रही थी, ऐसे ऐसे। तो ये थी चुंबकीय, ये थी पृथ्वी की क्षैतिज अक्ष और ये थी चुंबकीय अक्ष। इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा था ये वाला, ये क्षैतिज अक्ष, चुंबकीय अक्ष, ये जो एंगल है, यही जो एंगल था, यही एंगल तो कहला रहा था थीटा। तो बताओ ये झुकी थी कि नहीं, तो ये झुकी है। और यही जो अक्ष है, यही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो ये आप कहेंगे ये बी ई है, ई फॉर अर्थ, ठीक है। और बी से चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करते हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है। और आप समझदार हो तो आप बच्चों से तो बड़े हो ही, तो आप भी जानते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ, बोलो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है या नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इस चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक तोड़ सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमें तो घटकों के बीच संबंध निकालना है। तो घटक होते भी हैं या नहीं, तो बोलो जी हाँ होते हैं। कितने, दो घटक, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्व घटक। अब बात करते हैं क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक होंगे किधर। तो जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे थोड़े से तिरछा थीटा कोण बनाते हुए, अगर इसका क्षैतिज घटक तोड़ना है तो पृथ्वी के तल के समांतर कर दो, ये है ना इस पॉइंट से। तो ये ऐसे बना दो, ये पृथ्वी की, देखो ये पृथ्वी हो गई, ऐसे होती पृथ्वी, ये हाथ देखो पृथ्वी, और ये ऐसे, तो ये समांतर हो गई। तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन, ये अपने पास कहलाएगी क्षैतिज घटक, बी हॉरिजेंटल। और ये किसके बराबर, और ये वाली जो होगी ये डायरेक्शन कहलाएगी आपके पास वर्टिकल, ठीक है। और ये दोनों किसके बराबर होंगे वो आप समझते चलिए, ये बी ई कॉस थीटा के बराबर आएगा, और ये जो आएगा बी ई साइन थीटा के बराबर आएगा। कक्षा 11 में आपने पढ़े होंगे 11th में कि जब समांतर चतुर्भुज की प्रमेय पढ़ रहे होंगे शायद, सदिश विश्लेषण करके, तो वहां पर आपने बखूबी पढ़ा होगा समांतर चतुर्भुज का नियम सदिशों से संबंधित। तो वहां पर आपको ये भी पता चला था कि जब आप हल कर रहे होंगे तो बीच में ही आपको पता चला होगा कि जब कोई सदिश था उसके जो क्षैतिज घटक निकाल रहे थे उसके साथ कॉस आया करता था, और जो ऊर्ध्व घटक निकालते थे उसके साथ साइन आता था। तो इसका क्षैतिज घटक ये है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कॉस आएगा, इसी के साथ कॉस लगाना है। बी ई का निकाल रहे हो ना क्षैतिज घटक, तो बी ई का क्षैतिज घटक को बी एच से डिनोट करोगे, बशर्ते इसका निकाल रहे हो ना, तो इसी के आगे कॉस लगाना है। इसका वर्टिकल तो इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री, तो ये आओगे इसके साथ इसका कॉस। अब इसका क्या होगा साइन, क्योंकि ये क्षैतिज था तो कॉस, ये ऊर्ध्व घटक है तो साइन। अब ये इससे 90 डिग्री पर हो गया तो ये वर्टिकल। अब वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर। अब सुनो जरा, मैं लिखता हूं यहां से, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं जरा क्षैतिज घटक चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो आप क्या बोलेंगे। आप कहेंगे कि मुझको पता है जो बी एच का मान है वो बी ई कॉस थीटा के इक्वल है। इसी तरह जब आप बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक के बारे में, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बोलो बी वी, और वो किसके बराबर दिख रहा है, बी ई साइन थीटा के बराबर।
बी ई साइन थीटा। अब समझदार बच्चों तुरंत बताओ जरा कि अगर मैं आपसे बोलूं ये इक्वेशन फर्स्ट ये सेकंड दोनों का वर्ग कर दो और जोड़ दो जल्दी से, तो क्या कहेंगे आप? समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो बताएं जरा, ये पूरी दुनिया जानती है कि LHS LHS की तरफ जोड़ता है, RHS RHS की तरफ जोड़ता है। इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है, जोड़ देना है। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा बोलते चलो मेरे साथ एक बार। तो इसका वर्ग बोलेंगे आप साहब, ये होगा BH का स्क्वायर। इसका करेंगे तो ये BV का स्क्वायर, और दोनों जुड़ गए तो प्लस कर लेना है, बराबर। इसमें क्या होगा? इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ देना है। तो BE कॉस थीटा लिखेंगे और इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस इसका करेंगे तो BE साइन थीटा करेंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ से बातें बननी शुरू होगी। तो ये BH का स्क्वायर है और ये BV का स्क्वायर है। बोलते चलो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो BE का भी स्क्वायर होगा और साथ में कॉस का भी स्क्वायर होगा। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ये BE का स्क्वायर होगा और साइन का भी स्क्वायर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या लिखा है, तो आपको कहना इधर मुझसे कोई मतलब गरज नहीं है, ये सेम लिखते चले आएंगे। और इधर BE स्क्वायर सेम है। तो बताओ जरा क्या इन चीज़ों को कॉमन किया जा सकता है? बोलेंगे हाँ। इससे बचेगा कॉस का स्क्वायर, इससे बचेगा साइन का स्क्वायर। अब यहां से मैं आपसे पूछूं कि BH का स्क्वायर बराबर BV का स्क्वायर बराबर कितना है? BE का स्क्वायर। और ये क्लास 9th में ही आपने पढ़ लिया होगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता है इसकी वैल्यू होती है 1। तो बच्चों बताएं ज़रा एक बार, BH का स्क्वायर और BV का स्क्वायर बराबर किसके आ गया? तो बोलेंगे आप BE के स्क्वायर के। उम्मीद है इतनी समझ में आ गई होंगी बातें। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, एक तरफ BE का स्क्वायर, एक तरफ क्या BH स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे बच्चे बताओ ज़रा, यहाँ से BE का स्क्वायर जो है वो निकला है BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगा लेंगे? अंडर रूट। वाह, बड़े समझदार सभी हैं, बहुत समझदार हैं, क्योंकि आप इतना बता सकते हैं तो आपको अच्छा माना जाएगा। ये लीजिए, ये तैयार हो गया। अभी एक काम और, थोड़ा सा धैर्य बनाकर चलेंगे तो चीज़ें आपसे और अच्छी बनती जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा सा और आपको समझना है ज़रा, और आपको समझते समझते एक बात लिख लेनी है कि अगर मैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर दूं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर देखते हैं भाग करने पर क्या बनेगा। बोलो, समीकरण 2 में करना है, किससे करना है? बोलो 1 से। समीकरण 2 ये लिखा है तो इसको ऊपर लिखना है BV, और इधर क्या है? BE साइन थीटा। समीकरण 2 लिख लिया ऊपर। अब 1 से भाग करना है तो इसमें इससे भाग करना है, तो इसके बटे में लिखना है BH और इसके बटे में लिखना है BE कॉस थीटा। बताइए जरा शेरों, ये BE से ये BE खत्म हो जाएगा। तो बताओ अब आगे क्या बनेगा अपने पास? अब बोलेंगे इतना तो हम समझदार है ही कि इसके पास से BV अगर बच रहा है और इसके पास से BH बच रहा है, तो हम बोलेंगे कि इधर जो बच रहा है साइन बटे कॉस मतलब tan बच रहा है। तो समझ आ गई होंगी बातें कि tan थीटा बराबर ये बन गया, tan थीटा बराबर BV अपॉन BH। अगर मैं पूछूं tan की पावर +1 है, बोलेंगे जी हाँ। तो tan की पावर +1 उधर जाएगी तो -1, तो थीटा बराबर tan इनवर्स BV अपॉन BH। उम्मीद है बड़े प्यार से, बड़े आसान तरीके से ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब बढ़ेंगे हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, मतलब ये फिक्स है कि ये अगर ना है तो ये चैप्टर ही नहीं आएगा। वो क्या होते हैं? पृथ्वी के चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों के प्रकार।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 प्रकार होते हैं, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, कोई भी अनसॉल्व पेपर उठा लीजिए, हर किसी में सन चेक कर लीजिए कि कई सनों में लगभग पीछे के हर सनों में आपको वो नजर आएंगे किसी ना किसी सेट में। तो ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम उसमें चलने वाले हैं। बताओ, चुंबकत्व के आधार पर प्रकार पदार्थ कितने तरह के होते हैं? जवाब तो मुझे दिख जाएगा स्क्रीन, हाँ दिख जाएगी। सुनो सर, अब मैं आपसे पूछता हूं, चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों के कितने प्रकार होते हैं? तो आप बोलेंगे चुंबकत्व के आधार पर। चुंबकत्व के आधार पर आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन से 3 भाग हैं? तो नंबर 1 लौह चुंबकीय पदार्थ, नंबर 2 अनुचुंबकीय पदार्थ, नंबर 3 प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब इन तीनों को करके एक एक करके समझो जरा, अलग पेज में, आगे पेज में। यहां से हटो, यहां से हटो, यहां पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लौह चुंबकीय पदार्थ की। ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। देखो जरा, अगर अपने पास कोई ऐसे पदार्थ हो जिन्हें हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में चुंबकित हो जाए, समझे? मतलब उसी की दिशा में चुंबकित हो जाए। फिर से एक बार सुनो, अगर कोई ऐसे पदार्थ हो अपने पास जिन्हें हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं, तो उसी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में चिपक जाएं और तीव्रता के साथ चिपके, काफी तेजी से, तो ऐसे पदार्थों का नाम हम देते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, क्या लिखेंगे? ऐसे पदार्थ। थोड़ा सा तो कम हो जाओ, ये अब सही। ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ले जाने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तेजी से चुंबकित होते हैं। होते हैं, उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये आपको याद करने हैं, क्योंकि इनमें याद करने वाला सेशन थोड़ा सा ज्यादा है, मैंने आपसे पहले ही बता रखा है। तो बच्चों फिर से एक बार मेरे साथ कह लीजिए, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से कहो कि ऐसे पदार्थ जिन्हें हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं और वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में बहुत तेजी से चुंबकित हो जाएं, बस उन्हीं पदार्थों का नाम होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। समझ गए? ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही तेजी से चुंबकित हो जाए। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर कोई पदार्थ लाओ और ये इसी की डायरेक्शन में, इस इलाके का जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र हो, उसकी दिशा हो, उसी दिशा में तेजी से चुंबकित हो जाए, बस ऐसे पदार्थों का नाम होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। कौन होते हैं? जैसे आप समझ लीजिए, जैसे कम से कम 1-2 एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। आप कह सकते हैं लोहा, निकेल भी है,
कोबाल्ट भी बोल सकते हैं, और आदि ऐसे कह सकते हैं। इस टाइप के भी होंगे, ठीक है। तो ये है, उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। अब बात करते हैं, हम आगे चलेंगे, क्या नाम मिलेगा हमें, अनुचुंबकीय पदार्थ। बधाई हो, आप दूसरे पदार्थ के तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आप लौह चुंबकीय के से आगे निकल चुके हैं। अब अनुचुंबकीय, आप समझ गए होंगे, लौह चुंबकीय जो सबसे ज्यादा तेजी से चुंबकित होते हैं, अणु मतलब थोड़ा सा कम होंगे, क्या होंगे, थोड़ा सा कम होंगे। हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा ही होंगे, थोड़ा सा कम नहीं, थोड़ा सा ही होंगे। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, बोलो, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो समझ गए होंगे क्या होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिन्हें हम सब अगर चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में चुंबकित हो, बशर्ते बहुत ही मामूली से, बहुत ही कम मात्रा में चुंबकित हो, ऐसे पदार्थों का नाम हम क्या देते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं ऑक्सीजन की, बात कर सकते हैं जल की, बात कर सकते हैं सोडियम की आदि, इस टाइप के जितने भी। तो ये समझ गए, एग्जाम्पल बहुत याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं आए तो सब खत्म हो जाता है। तो ऑक्सीजन भी है, जल भी है, सोडियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, तो ऐसे कई सारे हैं, आपको याद रखने हैं, जितने याद हो जाते हैं। फिर बढ़ते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, और यहां से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामना जो आप लास्ट तक बैठे हो यहाँ पर, क्योंकि ये आप उस जगह पर पहुंच गए हो जहां से ये पदार्थों के प्रकार भी खत्म होने वाले हैं। तो हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकी, प्रति शब्द का मतलब ही अपोजिट होता है, ये आपको जानते होंगे। क्रिया, प्रतिक्रिया, जरा हर जगह उल्टा ही होता है प्रति शब्द का। प्रति देखो ऊपर चीज होती है, जैसे बटे में लिखना है किस चीज को, प्रति मतलब वो नीचे आगे, अपोजिट ही होता है हर एक चीज का, प्रति किसी भी देख लो, ठीक है। तो ये प्रति होता है उल्टा, यहाँ पर समझ आइएगा। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं।
इस तरह से आप जान गए कि क्या होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। बात करते हैं जैसे कि, तो जैसे क्या क्या हो सकते हैं वो आप समझिए। आपके पास सोना हो सकता है, फिर आपके पास चांदी हो सकती है, आपके पास कांच हो सकता है, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। यहां से चैप्टर क्लोज किया जाएगा क्योंकि यहां से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी के पैटर्न के मुताबिक जितना था उससे मैंने ज़्यादा कंटेंट बनाया है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें एक ही चैप्टर में, जो एक ये पूरा चैप्टर है, एक ही वीडियोस में आपको मिल गया होगा। अगर आप मेहनती हैं तो आप ध्यान से मेहनत करते रहिए। हर एक चीज़, हर एक डेरिवेशन, हर एक जो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस चैनल पर बने रहिए और अपना योगदान देते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियोस आप तक पहुंचाए जाते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।